यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो इसमें हमारे पास इस तरीके से दो स्लिट होती हैं, पतली पतली सी ओपनिंग्स होती हैं और उनके पहले एक और यहाँ पर सिंगल स्लिट रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? इसका पर्पस होता है कि मुझे चाहिए दो कोहेरेंट सोर्सेज और वो दो कोहेरेंट सोर्सेज जो कि सेम फेज में ऑसिलेट कर रहा हो, जहाँ पर डिस्टर्बेंस मिलना मुश्किल होता है, उसको क्रिएट करना मुश्किल होता है। लेकिन एक सिंगल सा तो हम क्रिएट कर सकते हैं कहीं से भी। कोई भी लाइट आ रही हो इस तरीके से और वहाँ पे आप इस तरीके से स्लिट लगा दोगे, बाकी सारी आगे नहीं जा सकती, सिर्फ यहाँ से हमारे पास इस तरीके से लाइट आगे जाती है। और अगर ये डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर अब जब लाइट पहुंचेगी वो अगेन इन फेज होगी। फिर से ये हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह क्रिएट हो जाते हैं और इस तरीके से ऐसे सेटअप का यूज किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल क्या है? टू क्रिएट टू कोहेरेंट सोर्सेज, है ना। टू कोहेरेंट sources are created। ठीक है, कोहेरेंट यानी कि वो सेम फेज में है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम उसी चीज को ड्रॉ करने वाले हैं। हर बार ऐसे 3 डायमेंशनल चीजें हमें नहीं बनानी है। हमारे पास एक स्लिट होती है यहाँ पर बीच में। अभी कैलकुलेशन वाला पार्ट बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं यहाँ पे होता क्या है। फिर एक यहाँ पर इस तरीके से देखो दो स्लिट बना दी, दो ओपनिंग्स बना दी। ये वाली जो पहली स्लिट थी उसकी जगह मैं अब यहाँ पर बोल दूंगा भाई हमारे पास इस जगह पे मान लेते हैं कोई सोर्स रखा हुआ था इस तरीके से एस। ये वाला जो पॉइंट है उसको क्या कहेंगे? लेट से इसको बोल देता हूं मैं सोर्स 1, इसको बोल देता हूं सोर्स 2। देखो हमारा इंटरफेरेंस जो होगा वो इन दोनों सोर्सेस से कुछ वेव फ्रंट्स निकलते हैं, उनके कारण इंटरफेरेंस होता है। जैसे यहां से अगर मेरे पास इस तरीके से वो एक सोर्स की तरह काम कर रही है, इस तरीके से कुछ वेव फ्रंट्स निकलेंगे। अब यहाँ पर ओपनिंग है तो ये फिर अपने अलग से वेव फ्रंट्स इस तरीके से बनाएंगे, ये भी इस तरीके से वेव फ्रंट्स बनाता है। और यहाँ पर देखो हमारे पास अगर स्क्रीन रखते हैं, जो कि एक्चुअली मैंने काफी दूर रखी हुई है, यहाँ पर हमें कुछ इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है। इंटरफेरेंस कब होता है? जब हमारे पास कुछ फेज डिफरेंस होता है। और यहाँ पर क्योंकि दोनों सेम सोर्स से निकले हुए थे, उन दोनों की ओमेगा सेम होगी, तो ओमेगा टी वाली टर्म के कारण कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। फेज डिफरेंस आ सकता है ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है इक्वेशन में, तो के भी कांस्टेंट रहता है। अगर दोनों ने अलग अलग पाथ ट्रेवल कर लिया तो दोनों का फेज अलग हो जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा। फेज डिफरेंस आ जाएगा तो कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा इस तरीके की चीजें होने लगती हैं। तो हमारा यहाँ पे जो एम होता है, जो मकसद होता है, वो ये पता करना कि भाई यहाँ से अगर मैं पहली बात तो यहाँ पर मैं फ्रिंजेस को देखता हूँ, मैं उनको नापूंगा कहीं से, तो एक जो इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसी के को हम बोल देते हैं ये हमारे पास मीन पोजीशन है या सेंट्रल पोजीशन है। वहां से वायर डिस्टेंस में मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ लाइट हिट हो रही होगी, दोनों सोर्सेज से लाइट हिट हो रही होगी। मैं देखना चाहता हूँ दोनों के कारण जो लाइट आ रही है क्या उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है। तो देखो यहाँ से जो लाइट चली है अब उसको मैं अलग अलग कलर से बनाऊंगा। एक्चुअली वो होगी सेम कलर की क्योंकि सेम ही सोर्स से निकली हुई है, लेकिन फिर हम देख नहीं पाएंगे, उसको कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक लाइट यहाँ से ऐसे जाती है, फिर यहाँ से वो पहुंचती है इस तरीके से वहां पे। दूसरी लाइट को मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, होगी एक्चुअली वो रेड वाले की जैसी ही, लेकिन अब इस तरीके से वो आ रही है। अब बताओ इनमें से कौन सी वाली लाइट ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, रेड वाली ने या ब्लू वाली ने? यहाँ पर मुझे देख के पता चल रहा है, पहली बात तो यहाँ पे ये दोनों तो सिमेट्री से बराबर है, ये दोनों पाथ सिमेट्री से बराबर है। तो एक्चुअली में हमारे पास सिर्फ यहाँ पर कुछ पाथ का डिफरेंस आएगा। यहाँ पर भी हम देखते हैं S2 वाला पाथ ज्यादा लंबा है ना, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कुछ भी। हमें पता चल रहा है यहाँ पे भाई S2P इज मोर देन S1P। दूसरी चीज हमने देखी थी SS1 इज इक्वल टू SS2। ऐसा सिमेट्री से हम बोल सकते हैं, इस तरह की कंस्ट्रक्शन की जाती है। यहाँ पे आप दोनों को बराबर कर ही सकते हो। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस मेरे को लिखना होगा डेल्टा एक्स, उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? वो हो जाएगा भाई इस वाली ने ज्यादा चला है, सीधे सीधे लिख दो उसको आप S2P माइनस S1P। दिस इज इट, यही हमारा पाथ डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में हमारे पास एक रिलेशन है कि आपको वो चीज पता है? हमें पता है कि भाई डेल्टा फाई की जो वैल्यू होती है वो k टाइम्स डेल्टा एक्स के बराबर होती है। अगर मुझे k की वैल्यू पता होगी तो मैं डेल्टा एक्स का इस्तेमाल करके डेल्टा फाई की वैल्यू पता कर सकता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, k की वैल्यू होती है हमारे पास 2 पाई बाई लेमडा, है ना, तो दिस इज 2 पाई बाई लेमडा टाइम्स डेल्टा एक्स। अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो ये डेल्टा फाई की वैल्यू या तो 0 होगी या 2 पाई होगी, इस तरीके से कुछ कुछ वैल्यूज होंगी। सारी चीजें अभी देखने वाले हैं डिटेल में, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डेल्टा एक्स है अब इसको निकालेंगे ऐसे। अगर इसको हमने निकाल लिया तो हम फिर एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि भाई यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहाँ डिस्ट्रक्टिव है, यहाँ डिस्ट्रक्टिव है, यहाँ फिर कंस्ट्रक्टिव है।
तो हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। और वही चीज हम पढ़ते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पर जो हम पार्ट डिफरेंस देखने वाले हैं वो कौन सा देखेंगे, इसका और इसका। अब उसको कैसे मेजर कर ले, तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा अभी ऐसे, और अब इस S2 को मुझे यहाँ से साइड में रखना होगा, और मुझे पता चल जाता है भाई हमारा जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो कुछ नहीं, बस ये वाली जो पाथ इसने एक्स्ट्रा चली है, दिस विल बी नोन एज डेल्टा एक्स। सारा का सारा खेल इसी डेल्टा एक्स को है। हमें इस डेल्टा एक्स और इस वाई के बीच में रिलेशन निकालना है। कितना मैं ऊपर चला जाता हूँ उसके करस्पॉन्डिंग कितना डेल्टा एक्स आ जाता है। अगर मुझे ये पता चल गया तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैं मैक्सिमा या मिनिमा पता कर लूँगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नापना शुरू करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ से कुछ सोर्स से लाइट आती है, तो ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो ये हमारे कोहेरेंट सोर्सेज बन जाते हैं। फिर यहाँ से कोहेरेंट सोर्सेज इस तरीके से हमारे वेव फ्रंट्स निकलते हैं, वो यहाँ पे जाकर के इंटरफेरेंस करते हैं। इंटरफेरेंस का यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी का पैटर्न बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोनों जो डिस्टेंसेज ये ट्रैवल हुए हैं सेम है, तो इनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। दोनों की पाथ लेंथ बराबर है, तो पाथ में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस नहीं है तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है। यहाँ हमें सेंट्रल मैक्सिमा एक देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं कहीं और की बात करूँ इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा मैं कितनी ऊपर गया। तो लेट्स से इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ भाई मैं यहाँ से ऊपर आया हूँ वाई डिस्टेंस पे। ऑलराइट, इस जगह की मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो जगह से लाइट आएगी, एक इस तरीके से, अब लाइट का कलर अलग रखेंगे हम। एक यहाँ से लाइट आई है इस तरीके से, दूसरी लाइट हमारे पास यहाँ से आई है इस तरीके से। ठीक, इन दोनों लाइट्स ने कुछ अलग अलग डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। इनके बीच में कुछ पाथ डिफरेंस हमें वो पता करना है। कैसे नाप लेंगे, पहले तो हमें स्लिट के बीच में एक डिस्टेंस होता है, उसको हम लिखते हैं स्मॉल डी। हमारे पास स्लिट्स जहां है और ये जो स्क्रीन है इनके बीच में एक डिस्टेंस होता है कैपिटल डी। पहली अजम्पशन जो होती है कि भाई हमारे पास डी इज मच मच लेसर देन कैपिटल डी। इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसका ये फर्क पड़ेगा कि भाई यहां से हम ये जो दोनों रे हैं इनको मान सकते हैं दोनों पैरेलल है ना। बहुत ही कम इनके बीच का एंगल का डिफरेंस होगा। यहाँ पे दिख रहा है ये 10 डिग्री के आसपास है, लेकिन एक्चुअली इतना होता नहीं, बहुत ही कम होता है, सेम होती है ऑलमोस्ट। वो पैरेलल आप इनको मान सकते हो। ऐसे पैरेलल मान लोगे तो देखो मैं यहाँ से इस तरीके से एक काम करता हूँ, एक तीसरी भी बना ही देता हूँ। लेट से ही हमारे पास एक इस तरीके से तीसरी है। मैं बोल सकता हूँ ये सारे के सारे एंगल बराबर है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यहाँ से ये एंगल, ये सारे एंगल थीटा के बराबर है। ये अजम्पशन हो गई हमारी। एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, अजम्पशन है, मान लेंगे। ऑलराइट, हमें पता करना है पाथ डिफरेंस कौन सा है। तो देखो पाथ यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, है ना, ये परपेंडिकुलर, तो वो सारी परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तीनों परपेंडिकुलर ही हो जाएंगे क्योंकि तीनों हमारी पैरेलल हम मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इस जगह तक तो ये वाली दोनों बराबर थी। पाथ डिफरेंस एक्चुअली इतना सही आ जाता है हमारे पास। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे पास इस तरीके से मैं ड्रॉप कर दूंगा परपेंडिकुलर। ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी अपना इस तरीके से डेल्टा एक्स, इसे हम लिख सकते हैं। इसी को थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ मैं बड़ा करके। यहाँ पर ये हमारे पास है डी के बराबर। यहाँ से इधर जा रही थी हमारे पास सारी की सारी रेज एट एन एंगल थीटा। ये भी थीटा पे जा रही थी, ये भी थीटा पे जा रही थी। हमें पता करना है कि अगर मैं यहाँ से इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये वाली जो लेंथ है इसे कितना बोलेंगे। देखो ये डी है, हमारे पास ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाता है 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल मेरे पास फिर से आ जाता है थीटा के बराबर। अगर ये लेंथ डी है तो क्या इस लेंथ को मैं बोल सकता हूँ, ये जो लेंथ मुझे पता करनी है यहाँ पर कौन सा है डेल्टा एक्स, दिस इज डेल्टा एक्स। क्या मैं डेल्टा एक्स को बोल सकता हूँ वो डी साइन थीटा के बराबर है। तो यस, एग्जैक्टली यही होता है, डी साइन थीटा के वो बराबर हो जाती है। ये हम कब मान सकते हैं, जब हमारे पास d इज मच मच स्मॉलर देन कैपिटल डी। अगर ऐसा हो गया तो हम बोल सकते हैं ऑल थ्री रेज आर पैरेलल, है ना। यहाँ पे हमने जो ये रेज बनाई है ये पैरेलल है, और इसके कारण आ जाता है मेरे पास डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास यहीं पे हो चुका है। अब हमें करना है एक और अप्रोक्सीमेशन। हम मान के चलेंगे थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो मैं कैसा लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है उसको डी साइन थीटा जो था
उसी को आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो वो थीटा के बराबर है, उसी को आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो वो टैन थीटा के बराबर है ना। तो इसी को आप लिख दोगे डी, अब की बार मैंने इसको चेंज कर दिया, ये बन गया डी टैन थीटा। तो हमने दो अप्रोक्सीमेशंस का इस्तेमाल यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। पहला अप्रोक्सीमेशन ये, दूसरा अप्रोक्सीमेशन ये। और जैसे ही अब तो हमारा काम हो चुका है, टैन थीटा की वैल्यू बताओ क्या है यहाँ पर। ये है मेरे पास एंगल थीटा, इसको मैं बना देता हूँ, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। सारे के सारे एंगल हमारे पास थीटा ही हैं, ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा ही है, सब एंगल थीटा के बराबर है। टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी y डिवाइडेड बाई कैपिटल D के बराबर, और यही हमें लिख देना है, दिस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल D। अब मैं देखना चाहता हूं हमारे पास फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, ठीक है। फेज डिफरेंस तो आप पता कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे मैक्सिमम मिनिमम पता करना है तो इसकी मेरे पास एक कंडीशन आ जाती है। देखो, फॉर मैक्सिमा हमारे पास डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए हमें, तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होगी या तो वो 0 हो जाए, या फिर वो वेवलेंथ के बराबर हो जाए, या फिर वो 2 लैम्डा के बराबर हो जाए, या फिर 3 लैम्डा के बराबर हो जाए। बेसिकली हमारे जो भी इस तरीके से पीक्स होते हैं वो दूसरी वाली वेव के भी पीक से मैच होना चाहिए। अगर इसके पीक से मैच नहीं हो रहा तो एक उसका जो अगली पीक है या तो ये यहाँ आ जाती है, तो वेव हमारे पास आप देखोगे पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा के बराबर है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारे पास हो जाता है। इस तरीके की चीज हमें देखने को मिलती है, इसी को बोल दिया जाएगा दिस इज इक्वल टू एन लैम्डा। हमने एक फॉर्मूला टाइप की चीज बना ली, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दोगे भाई एन लैम्डा की वैल्यू डी वाई अपॉन कैपिटल डी है। देखो एन लैम्डा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन कैपिटल डी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल टू एन लेमडा टाइम्स डी डिवाइडेड बाई डी। यहां पर आप n की अलग अलग वैल्यूज रखते जाओ, आपको अलग अलग मैक्सिमा मिनिमा मिलते चले जाएंगे। जैसे अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूं तो मेरे पास n की वैल्यू 0 रखते ही हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है 0, यानी y इज इक्वल टू 0 इस जगह पे हमें मैक्सिमा मिलने वाला है। और वो मिलना भी चाहिए, हमने देखा था यहाँ पर जब रेज आती है दोनों के बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होता, सेम पाथ लाइन ट्रेवल करके आए हैं, यहाँ पे हमें मैक्सिमा मिलता है क्योंकि ये एक स्पेशल मैक्सिमा है। क्यों ये स्पेशल है, ये एकदम सेंटर में है इसके, तो इसे बोला जाता है भाई सेंट्रल मैक्सिमा, दिस विल बी नोन एज सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ से थोड़ा ऊपर जाऊंगा तो n की वैल्यू 1 कर दूंगा, तब मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एग्जाम्पल वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पर आती है y इज इक्वल टू 0, यहाँ आता है लेमडा कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d, यहाँ जाती है वैल्यू 2 लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 3 लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इस तरीके से हमारे पास y की कुछ वैल्यूज आ रही हैं। आप देखोगे अगर इस फैक्टर को मैं कांस्टेंट मान लूं तो हमारे पास वही डिफरेंस है ना, 0 था, फिर इसको बोला जाता है बीटा, फिर ये 2 बीटा है, फिर ये 3 बीटा है, फिर आएगा 4 बीटा। तो यहाँ से हमारे पास एक फिक्स डिस्टेंस पे मैक्सिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मैक्सिमा, इस तरीके से मैक्सिमा 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 देखने को मिल रहे हैं। ओके, अभी उस पे आएंगे, पहले देख लेते हैं मिनिमा की क्या कंडीशन हो जाती है। फॉर मिनिमा हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, तो इसकी वैल्यू या तो हो जाए लेमडा बाई 2, या फिर इसकी वैल्यू हो जाए 3 लेमडा बाई 2, या फिर इसकी वैल्यू हो जाए हमारे पास 5 लेमडा बाई 2। इस तरीके की वैल्यूज हमारे पास हो सकती हैं, है ना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, एक की पीक दूसरी वाली की बॉटम वाले से उससे नीचे वाली पीक से मैच कर जाएगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो अब इसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, देखो डेल्टा एक्स का जो फॉर्मूला है कितना था, वो स्मॉल डी वाई अपॉन कैपिटल डी, यहाँ से y की वैल्यूज आ जाती है हमारे पास, y इज इक्वल टू कितना आता है, देखो y की जगह आप लिख दोगे, डेल्टा x की जगह मुझे लिखना है लेमडा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल D अपॉन स्मॉल d हो रहा है, ये जो वैल्यू हो जाती है हाफ लेमडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अगर हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू 3 लेमडा बाई 2 चाहिए तो यहीं से इसी फॉर्मूले से हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 3/2 लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। अगर हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू 5 लेमडा बाई 2 चाहिए तो यही वैल्यू हो जाती है मेरे पास 5/2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पर हम देखते देखो ये जो फैक्टर है लेमडा डी बाई डी, लेमडा डी बाई डी, ये सब जगह आ रहा है, इसे बोला जाता है फ्रिंज विड्थ। अब यहाँ पे लिखने के लिए हमारे पास जगह बची नहीं है,
इन सबको थोड़ा ऊपर करेंगे, इस बिल्ली को यहाँ से हटा देते हैं। देखो लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी, इसको बोला जाता है बीटा, जो होती है हमारे पास फ्रिंज विड्थ। अब इसके हिसाब से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है। जैसे यहाँ पर मुझे मैक्सिमा मिला था, यहाँ से अगर मैं बीटा डिस्टेंस ऊपर जाऊंगा तो मुझे फिर से मैक्सिमा मिलने वाला है। तो जो जो मैक्सिमा है उनको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर दूंगा। दिस वाज सेंट्रल मैक्सिमा, ये आ जाएगा मेरे पास फर्स्ट मैक्स। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड मैक्स। इस तरीके से मिनिमा कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो हमारे पास जब भी बीटा बाई 2 हमारे पास y की वैल्यू हो जाए या 3 बीटा बाई 2 हो जाए, यानी ये 0 था ये बीटा था तो बीटा बाई 2 यहाँ पर होगा, ये मेरे पास 2 बीटा था तो 3 बीटा बाई 2 यानी कि 1.5 बीटा यहाँ पे कहीं रहेगा। तो हमारे पास मिनिमा के कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे ये आ जाएगा मेरे पास फर्स्ट मिनिमा, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड मिनिमा। नंबरिंग कैसे हो रही है, देखो 0 पे होता है हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम, उसके ऊपर जाओगे तो फर्स्ट मिनिमा आ जाता है क्योंकि पहले मिनिमा आ गया, फिर आता है एक और मैक्सिमा, तो अब इसको फर्स्ट मैक्सिमा बोलेंगे, सेकंड मैक्सिमा नहीं बोलते। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद फर्स्ट मैक्सिमा फिर सेकंड मैक्सिमा, इस तरीके से होता है। ऑलराइट, अच्छा फ्रिंजेस सिर्फ ऊपर नहीं बनते, सेम कैलकुलेशन आप करोगे नीचे भी बन जाती है। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज लिखेंगे भाई, यहाँ पे भी बीटा डिस्टेंस से मुझे मिलेगा फिर से फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, फिर उसके बाद नीचे आओगे फिर से मुझे सेकंड मैक्स मिलने वाला है। सिमिलरली हम देखेंगे यहाँ पर मुझे मिलेगा फर्स्ट मिनिमा, यहाँ पे मुझे सेकंड मिनिमा। ठीक, अब एक बात बताओ इनमें से बीटा कौन सा है, क्या आप बीटा को देख सकते हो? बीटा की जो वैल्यू है वो है फ्रिंज विड्थ। इन दोनों कोई भी ब्राइट के बीच की जो डिफरेंस है वो हमारी फ्रिंज विड्थ के बराबर है। तो अगर मैं बीटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई कलर चुन लूं तो दिस इज बीटा के बराबर। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ ये भी बीटा के बराबर है, ये भी हमारे पास बीटा के बराबर है ना, सारे के सारे बीटा के बराबर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, हाफ लेमडा डी बाई डी, 3/2 लेमडा डी बाई डी, इनके बीच का डिस्टेंस भी लेमडा डी बाई डी के बराबर है, यानी वो भी फ्रिंज विड्थ के बराबर है। तो जो दो मिनिमा होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी बीटा के बराबर आ रहा है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो भाई, यहाँ पर हमारे पास इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये सारे के सारे डिस्टेंसेस बीटा के बराबर है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ये हो गया हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमारे पास कोई भी डी होगा, कैपिटल डी, एक स्मॉल डी होगा, और यहाँ पर जो लाइट आ रही है उसकी एक वेवलेंथ होगी। सबसे पहली चीज हमें क्या कर लेनी है, सबसे पहली चीज करेंगे हम लेमडा डी बाई डी यानी कि बीटा की वैल्यू पता कर लेंगे, हमारे पास फ्रिंज विड्थ कितनी आ रही है। फिर हमसे पूछा जाएगा भाई बताओ यहाँ से फर्स्ट मैक्सिमा इतनी दूर आता है, सेकंड मैक्सिमा कितनी दूर आता है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो y की वैल्यू हम बता देंगे, अच्छा सेकंड मैक्सिमा के लिए मुझे 2 फ्रिंज विड्थ ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि 2 लेमडा डी बाई डी पे हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किए जाते हैं। यहाँ पर एक और टर्म होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अभी एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या भला है, तो देखो हम अगर यहाँ पर डिस्टेंसेस में नापें तो हमारे पास होता है कि अच्छा इतनी फ्रिंज विड्थ है, फिर उसके बाद ऊपर देखोगे ये भी फ्रिंज विड्थ है। उसके लिए मुझे स्क्रीन पे आकर के चीजों को नापना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ में मैं नापता हूँ, मीटर्स में मेरी कैलकुलेशन आएगी, मिलीमीटर माइक्रोमीटर जो भी है, पर लेंथ की डायमेंशन आएगी। लेकिन अगर मैं यहीं पर बैठा रहूं, मैं जाऊंगा ही नहीं उधर, मुझे बोलना अच्छा अब बताओ मैक्सिमा किधर है, तो देखो हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस है वो थीटा के प्रोपोर्शनल आ रहा है यहाँ पे, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे दिखेगा अच्छा यहाँ पे मैक्सिमा था, फिर यहाँ पे एक मैक्सिमा था, फिर यहाँ पे एक मैक्सिमा था, फिर यहाँ पे एक मैक्सिमा था। तो मुझे एंगल्स में भी कि हर पर्टिकुलर एंगल के बाद मुझे फ्रिंज में मैक्सिमा देखने को मिल रहा है उस तरफ पैटर्न में। इसी को बोला जाता है ये हमारी एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो आया है बीटा को, बेसिकली आपको यहाँ पर फिर से क्या अप्रॉक्सीमेशन लगाना पड़ेगा कि स्मॉल एंगल होता है तो थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास देखो सिंपल सी चीज आ जाती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। कैसे पता करोगे, मान लो मुझे यहाँ से यही एंगल पता कर लेना है, ये जो एंगल है फर्स्ट मैक्सिमा की मान लो मैं बात कर लेता हूँ, फर्स्ट मैक्सिमा कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है।
आई वॉन्ट टू नो कि भाई ये वाला जो एंगल है, लेट्स से इसको अभी मैं अल्फा बोल दूँ, ये अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan अल्फा की जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है? दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस। ये था हमारे पास बीटा के बराबर, ये हमारे पास कैपिटल डी के बराबर, तो वही हो जाती है हमारे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसको आप डिवाइड कर दो तो ये आ जाता है बीटा डिवाइडेड बाई डी करना पड़ेगा। tan थीटा इज इक्वल टू थीटा के ही बराबर होता है स्मॉल एंगल के लिए, तो मैं tan थीटा की वैल्यू लिखूँ, थीटा की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, और यहाँ से जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास लेमडा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। ये बस यही कुछ फॉर्मूले हैं जिसपे पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टिका हुआ है। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट का अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया है, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इनका यूज़ कैसे करना है। In Young's double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width become। तो अब देखो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमेशा पहले आप इस तरीके से एक डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज स्मॉल डी के बराबर होता है। हमारे पास यहाँ से इसका और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कैपिटल डी के बराबर होता है। यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम होता है। अच्छा, मैं इसकी इंटेंसिटी इस तरीके से बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से हमें इंटेंसिटीज देखने को यहाँ पर मिलती है। हमने देखा था कि भाई ये होता है मेरे पास सेंट्रल मैक्स, फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे दिस बिकम्स फर्स्ट मैक्स, है ना। ये होता है मेरे पास फर्स्ट मिनिमा, ये भी होता है मेरे पास फर्स्ट मिनिमा। देखो ऊपर नीचे फर्स्ट ही होता है ना, नीचे की तरफ भी मेरे पास फर्स्ट मैक्सिमा फिर से आएगा, ये हो जाता है मेरे पास फर्स्ट मैक्स। हमने देखा था कि हमारी फ्रिंज विड्थ जो होती है, किन्हीं भी दो मैक्सिमा के बीच की जो फ्रिंज विड्थ होती है उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास बीटा के बराबर है। सिमिलरली हमारे पास दो मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी फ्रिंज विड्थ के बराबर होता है। इसका जो फॉर्मूला था, बीटा की जो वैल्यू होती थी वो होती थी हमारे पास लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक, साथ में हमने देखा था एंगुलर फ्रिंज विड्थ, उसकी वैल्यू आ जाती थी बीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी विच वाज इक्वल टू लेमडा स्मॉल अपॉन डी। इस तरीके से हमसे, अब देखो ये फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज है। यहाँ पे हमको क्या बोला है कि डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज इज डबल, इसको तो आपने कर दिया है डबल, और हमारे पास क्या है सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स, इसको कर दिया आपने हाफ, तो ये भी ऊपर चला जाएगा। यहाँ से हमारे पास पता चल जाता है कि भाई बीटा डैश की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 4 टाइम्स बीटा, तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ बिकम 4 टाइम्स एंड बी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके के बार बार सवाल पूछे जाते रहे, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जहाँ पर किसी, अभी थोड़ी देर में देखना आप वेवलेंथ को डबल कर देंगे, वेवलेंथ में चेंज कर देंगे तो फिर बीटा में किस तरीके से चेंज आता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। कभी पूछा जाएगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज आया, तो इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हो। In a Young's double slit experiment, if there is no initial phase difference between the light from the two slits, पता क्या रहो, ये तो Young's double slit experiment में हमेशा हम मान के चलते हैं, a point on the screen corresponding to the fifth minimum has a path difference। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इस तरीके से एक ज्योमेट्री बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मैं सिर्फ फर्स्ट हाफ ऊपर का बना रहा हूँ, नीचे वाला नहीं बनाऊंगा, ज़बरदस्ती डायग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास दो इस तरीके से सोर्सेज होते हैं, यहाँ से हमारे पास लाइट आती है, मान के चलते हैं दोनों जगह से पैरेलली इस तरफ लाइट इस तरीके से आ रही है, टेडेडेडा टेडेडेडा। हमारे पास पाथ डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है कुछ ना कुछ। अच्छा, इस जगह पे हमारे पास पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, दोनों से बराबर हमारे पास लाइट आ रही होती है। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ हमारे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू बदलने लगती है। फर्स्ट मिनिमा के लिए हमारे पास देखो फर्स्ट मिनिमा हमारे पास कब आता है, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास लेमडा बाई 2 हो जाता है, हाफ वेवलेंथ के बराबर होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पे लिख देंगे, फर्स्ट मैक्स कब आता है, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाती है लेमडा के बराबर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बताओ यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने, फिफ्थ मिनिमम। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो।
इसका करेक्ट आंसर है डी, सॉल्व करते हैं कैसे है। देखो वैसे तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, पर एक बार सारे ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। फर्स्ट मैक्सिमा में हमारे पास लेमडा का पार्ट डिफरेंस है। अब मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ सारे के सारे मैक्सिमा, तो सेकंड मैक्स में मेरे पास आएगा डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी 2 लेमडा के बराबर। जो थर्ड मैक्सिमा होगा मैं उसको 3m लिख रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू 3 लेमडा के बराबर हो जाएगी। फोर्थ मैक्सिमम में मेरे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 लेमडा के बराबर हो जाएगी। फिफ्थ मैक्स में मेरे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 लेमडा के बराबर हो जाएगी। ये तो सारे मैक्सिमा लिख लिए। मिनिमा के साथ क्या हो रहा होता है, इन्हीं के बीच में हमारे पास मिनिमा होता है। जैसे यहाँ फर्स्ट मिनिमा था, नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास सेकंड मिनिमा, इसको आप क्या बोलोगे, सेकंड मिनिमा। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास थर्ड मिनिमा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास फोर्थ मिनिमा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास फिफ्थ मिनिमा। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास 5 लेमडा का पार्ट डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास 4 लेमडा का पार्ट डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में मिनिमम आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो कुछ लेमडा बाई 2 टाइप का ही फैक्टर होगा, है ना। क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू 4.5 लेमडा के बराबर होगी, या फिर इसी को आप लिख लो 4 लेमडा प्लस लेमडा बाई 2। करेक्ट, 4 लेमडा तक हम यहाँ गए थे, फिर लेमडा बाई 2 कर लोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, जो कि फिफ्थ मिनिमा है। और इसकी जो वैल्यू जाती है हमारे पास 9 लेमडा बाई 2। यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर तो इन्होंने देखो हमसे पूछ लिया कि भाई पाथ डिफरेंस इतना था, आप बताओ ये y की वैल्यू कितनी है, तो उसको कैसे पता करोगे। देखो y की जो वैल्यू जाएगी, यहाँ से अब देखने की कोशिश करो कितनी फ्रिंज विड्थ में पहुंच चुका हूँ। फर्स्ट फ्रिंज विड्थ पे मुझे फर्स्ट मैक्सिमम मिलता है, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, ये है फिर हमारे पास बीटा बाई 2। तो 1 2 3 4 4.5 मेरे पास y की जो वैल्यू है वो जाएगी 4.5 ऑफ बीटा, विच इज इक्वल टू 4.5। बीटा की वैल्यू कितनी होती है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और इस तरीके से आप निकाल सकते हो वैल्यू कि ये y की वैल्यू कितनी आएगी। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको वेवलेंथ भी चाहिए, कैपिटल डी भी चाहिए, स्मॉल डी भी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर चाहिए रहेंगी। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा प्यारा सा पार्ट है एक सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th के सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है डिटेल में, कलरफुल ग्राफिक्स के साथ, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और ज़बरदस्त प्रैक्टिस के लिए हर तरीके के पीवाई की और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये अल्टीमेट क्रैश कोर्स है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में आपको कलरफुल पीडीएफ्स मिल जाती है वहाँ पे, जो लास्ट में रिविजन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अभी की अभी सारी पीडीएफ डाउनलोड करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।